हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जग देखी कार्यक्रम में। जग देखी में आज हम वहाँ पर हैं जहाँ पर लाइट्स है, कैमरा है और एक्शन है। जी हाँ, एक्शन कैमरा सभी को होता है, सिर्फ फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी वो कला जहाँ पर किसी भी फैशन की मॉडलिंग हो, चाहे बर्ड्स की हो या फिर कोई प्रोडक्ट की हो, किसी भी चीज़ की फ़ोटोग्राफ खींचना एक बहुत ही ज़बरदस्त कला है। और इस कला के बारे में आज हम जानेंगे जग देखी में। नमस्कार दोस्तों, जग देखी में आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट उर्वशी और मेरे साथ हैं और मैं हूं तरुण व्यास। बहुत बहुत नमस्कार। उर्वशी, जैसा हम लोग बात करते हैं कला संस्कृति की, तो दर्शकों को बता दूं कि कला जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं है। अल्टीमेट कितना आगे चले जाओ, और संस्कृति है वो इतनी बड़ी है। साथ में अगर क्रिएटिविटी हो, क्रिएटिविटी तो हर इंसान में बहुत ज़्यादा होती है, आप में भी है, किसी में बहुत ही ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। लेकिन क्रिएटिविटी, आर्ट और कल्चर, अगर इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दें तो एक ख़ास कला निकल कर आती है। और आज हम लोग जग देखी में वही कला लेकर आए हैं। एग्जैक्टली तरुण, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्रिएटिविटी और आर्ट को ज़िंदगी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसे हम कुदरत का तोहफा कह सकते हैं। और एक करिश्मा 18वीं शताब्दी के आसपास एक आविष्कार के साथ हुआ जिसने लम्हों को कैद करके यादों को सहेजना सिखा दिया। जी हाँ, लम्हे, यादें और उनको संजोना एक साथ। और जैसे हम बात करें अगर नदी, पहाड़, झरने, तालाब या फिर इंसान या फिर जानवर, कुछ भी चीज़, सभी को, यादों को या फिर कोई दुख है, दर्द है, खुशी है, सबको एक जगह कैद कर लिया जाए। ऐसी एक मशीन जिसने कैद किया, और उसके बाद जब भी हम उनको पन्नों को पलटते हैं, यादों को, तो वो मशीन के ज़रिए निकले हुए पेजेस हमको दिखाते हैं एक शानदार फोटोग्राफी जिसको हम संजो कर रखते हैं। और आज हमारे साथ में जग देखी की कला में है फोटोग्राफी एक कला। और इसी फोटोग्राफी के बारे में आज जानने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञ फोटोग्राफर, जाने माने फोटोग्राफर GR असनानी साहब को, और साथ में हैं राजकुमार चौहान साहब। और साथ ही हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जिनका फोटोग्राफी के प्रति बहुत रुझान है और वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं फोटोग्राफी को। तो आइए जानते हैं जग देखी में फोटोग्राफी को। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही एक प्रश्न आ रहा है आपके पास कि फोटोग्राफी बेसिकली क्या है, क्या चीज़ फोटोग्राफी है? फोटोग्राफी अपनी यादें संजो कर रखने के साथ साथ ये एक बहुत सुनहरा और अच्छा जो है शौक़ है जिसको हम लोग सब करते हैं और करना चाहिए। सर, आपके नज़रिए से फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी एक हमारी पुरानी जो जैसे चित्र पद्धति होती थी, लोग बाग हाथों से चित्र बनाया करते थे, उन चित्रों के रूप में ही हमारी यादों को सजोने का एक माध्यम है। तो हमारी कोई भी मेमोरीज को यादगार के रूप में चित्रित करने को और उकेरने को और संजोने की कला को ही फोटोग्राफी कहते हैं। क्या बात है। तो चित्रकारी और फोटोग्राफी, पहले ज़माने में जब कैमरास नहीं हुआ करते थे, आम लोग जो है इन चीज़ों को सहेज कर नहीं रख सकते थे। तो उस कैमरे के साथ आज आम जीवन को भी हम अपने आपस में कैद कर सकते हैं। हाँ। उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चित्रकारी के ज़माने में तो क्या लोग तूलिकाओं से बनाते थे, रंगों से बनाते थे, लेकिन समय के साथ आविष्कार होते गए। हमारी इन्हीं चीज़ों को सजोने के लिए सेलुलाइट पेपर्स के ऊपर हमारे चित्रण किए जाते रहे। एक कैमरा, एक लेंस के ज़रिए, फोटोग्राफी पेपर्स के ज़रिए। अब नई नई टेक्निकों में और भी वो आ गए, ग्लो साइड बोर्ड्स पे आ गए, अपने पॉलीथीन पेपर्स पे आ गए, फिल्मों पे आ गए। इस तरह से कई ऐसे माध्यम हो गए। आप डायरेक्ट प्रिंट वॉल पे भी कर सकते हैं। कहा जाए तो ब्लैक एंड वाइट से ज़माना शुरू हुआ, कलर आया, अब डिजिटल हो गया, SLR, DSLR, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई। बेसिकली कैमरा की ये टेक्नोलॉजी हुई। लेकिन एक फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी फोटोग्राफी होती है? लाइफ, फेयर, फेस्टिवल, मॉन्यूमेंट्स, मॉडलिंग, टेबल टॉप फोटोग्राफी, ये दीज आर द काइंड्स ऑफ द फोटोग्राफी। अब जिसको जो लाइन पसंद आती है वो उस लाइन को अडॉप्ट करता है और उसके ऊपर काम करता है। क्योंकि मैं सभी पे काम करता हूँ, जैसे वाइल्ड लाइफ भी है, नेचर फोटोग्राफी भी है, और ये 3-4 टाइप की जो मैंने फ़ोटोग्राफी बताई। तो एक जनरल फोटोग्राफ और ये अपने जो है
पत्रकारिता की फोटोग्राफी भी है, ये भी एक अपना अलग ही अहम और अलग ही हिस्सा रखती है। तो फोटोग्राफी में जो दिखाई देता है उस विषय के ऊपर फोटोग्राफी की जा सकती है। आप कैसी फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं? मेरा मुख्यतः जो सब्जेक्ट्स है वो वन्य जीवों से संबंधित है। वन्य जीवों में बर्ड्स के ऊपर मेरी स्पेशलाइजेशन है तथा टूरिज्म सेक्टर्स मेरी पसंदीदा फोटोग्राफी का एक विषय है, जिसके ज़रिए मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आम चिड़ियाएँ हैं, पक्षी है, किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसी पक्षी होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, उनका पूरा लाइफ साइकिल कवर करके बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करता हूँ। वही एक नज़ारा हम लोग देख पा रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ में जो इन्होंने फोटोग्राफी खींची है, फोटोग्राफी की है राजकुमार चौहान साहब ने, वो नज़र आ रही है, सभी दर्शक भी देख पा रहे हैं। ये कैसे कैसे मन में विचार भी आ रहे होंगे अभी हमारे दर्शकों के बीच में भी कि ये यहाँ पर वाइल्ड में इतना फोटोग्राफी करना रिस्की है या क्या है। बिल्कुल तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनमें से कोई कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आप लेते समय किस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि आपको वाइल्ड लाइफ जो है जंगलों में मिलेगी। जंगलों में आपको बड़ी बड़ी घासों में भी जाना पड़ेगा, नदियों में भी जाना पड़ेगा, पेड़ पर भी चढ़ना पड़ेगा। इतना ईजी नहीं है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जितना लोग बाग समझते हैं। कई जगह तो आप बड़ी बड़ी घास में जा रहे हैं, उसमें कोई जानवर ही बैठा हुआ है, सांप बैठा हुआ है, कोई तेंदुआ बैठा हुआ है, अटैक भी कर सकता है। तो लाइफ को जो है बिल्कुल अनसिक्योर्ड समझ करके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जाती है। तो ये इतना रिस्की है फिर भी लेकिन पैशन है उसके कारण जाते हैं। कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ में हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि यार ये वाइल्ड लाइफ मुझे छोड़ देनी चाहिए? नहीं, छोड़ने का तो मानस मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन जान जोखिम में ज़रूर डाली है मैंने। तो वो एक वाकया हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मैं जब शिकरे के ऊपर फोटोग्राफी कर रहा था, उसके ऊपर एक लाइफ साइकिल फिल्म बना रहा था मैं कि उसका व्यवहार क्या है, कैसे घोंसला बनाता है, कैसे बच्चों को खिलाता है। तो जिस समय उसके बच्चे बड़े हो रहे थे तो कौवों ने उस बच्चों पे अटैक कर दिया। एक बच्चा नीचे गिर गया, तो बट नेचुरली है किसी का बच्चा गिर जाएगा तो उसके माँ बाप गुस्से में आसपास में जो भी होगा उसके ऊपर शक की निगाहों से देखेंगे, अटैक करेंगे। तो एक शिकरे ने गुस्से में मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया और मेरी एक लेफ्ट आई को जो है डैमेज कर दिया। शिकरा मीन्स बाज ने आप पर हमला किया, लेकिन उसके बाद फिर फोटोग्राफी नेक्स्ट डे शुरू हुई या काफ़ी दिन आराम? नहीं, मेरे डेडिकेशन इतना था, मुझे एक थीम मिली हुई थी कि मुझे इस शिकरे के ऊपर फिल्म को पूरा करना है जी। तो आप देखिए कि मेरा ऑपरेशन होने के तुरंत दूसरे दिन भी मेरे पट्टियां बंधी हुई थी, सब कुछ था। उसके बाद भी मैं मेरे कैमरे लेके नेक्स्ट एपिसोड्स को कंप्लीट करने के लिए उस जगह पर पहुंच गया और वापस शूटिंग शुरू कर दी। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पर। तो ये पैशन है, बिल्कुल बहुत एडवेंचरस है तरुण, ये जंगलों में जाकर और ये चीज़ें कैप्चर करना, एंगल्स, लाइट्स, एवरीथिंग। एक सवाल मैं चौहान जी आपसे और करना चाहूँगी कि आउटडोर शूट करते हैं आप जाहिर तौर पर, तो लाइट्स का कितना ख्याल रखना पड़ता है? क्या कैमरे की टेक्नोलॉजी कोप अप कर पाती है सनलाइट के साथ, या हमारी डिपेंडेंसी अब भी सनलाइट पर है? नहीं, सनलाइट के ऊपर तो डिपेंडेंसी 100% है, लेकिन कई बार आजकल जो नए टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कैमरे आए हैं उसमें जो बहुत लो लाइट्स में या नाइट विजन के द्वारा भी फोटोग्राफी की जा सकती है। लेकिन मुख्यतः जो है फोटोग्राफी डे लाइट्स में और लाइट शेड्स के अकॉर्डिंग ही फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं हम। अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है तो अब इनके कैमरे और उन कैमरों में फ़र्क है। अब इसमें ऐसा की जगह ISO आ गया है और इसमें शटर स्पीड भी है, मैनुअल भी है और अपर्चर प्रायोरिटी भी है और प्रोग्राम भी है। 5 टाइप और ऑटो भी है, उसमें भी ऑटो होता था। तो और 5-6 मोड इन्होंने अलग दिए हैं, जैसे स्पोर्ट्स के अलग है, पोर्ट्रेट के अलग है, फ्लावर फोटोग्राफी के अलग है और अपने स्नो पे स्केटिंग करने के उसके अलग है। ऐसे 6 मोड दिए, हर मोड वो दे दिया, अलग मोड दिया हुआ है। तो जैसे ये नए लोग यहाँ कोई कैमरा
नहीं भी जानना ऑपरेट करता है तो उस मोड के ऊपर रख करके ही कैन टेक द गुड पिक्चर, अच्छी पिक्चरें आ जाती है और जो है उस हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होती है। और पुराने ज़माने में फोटोग्राफी करना इतना मुश्किल होता था कि हम लोग मतलब एक फ़ोटो खींचते थे और ये सोचते थे पता नहीं ये आएगी या नहीं आएगी। नेगेटिव का ज़माना था। नेगेटिव का ज़माना था। और अब इमेज आपके सामने है, आपने देखा LCD पे आ जाएगी इमेज, अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको रखो, नहीं रख लिए तो उसको डिलीट कर दो, फिर एक्सपोज कर लो। क्या बात। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी इस तरह से चेंज हुई है, पहले जो सेलुलाइट फिल्म्स के ऊपर हम फोटो खींचते थे, अब एक डिजिटलाइज सिस्टम आ गया। डिजिटल्स में क्या होता है कि आप अपने मेमोरीज के अंदर सारी स्टोरेज कर लेते हो। अब इतने मेगापिक्सल्स वाले कैमरे हैं, इसके अलावा GB कार्ड्स हैं, तो आपका जितना GB कार्ड्स होगा आप थाउजेंड्स के हिसाब से एक ही चिप्स के अंदर आप फ़ोटो स्टोर कर सकते हो। पहले आपको हर 36 फ़ोटो के बाद में रील चेंज करनी पड़ती थी, या 12 वाली है तो 12 के बाद चेंज करो। आज वो पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक ही चिप में आप हज़ारों फोटोग्राफ खींच सकते हैं। जहाँ साहब हम एक बेसिक कैमरा लेने जाते हैं या आजकल मोबाइल्स में भी कैमरे हैं, तो सबसे पहले यही होता है ये 2 मेगापिक्सल है, ये 16 मेगापिक्सल है, क्या चीज़ है ये मेगापिक्सल? एक्चुअली मेगापिक्सल उसका जो रेजुलेशन सिस्टम्स होता है, जैसे जितना ज़्यादा मेगापिक्सल्स होगा उतनी शार्पनेस ज़्यादा देगी, और जितना कम मेगापिक्सल होगा तो आप देखते होंगे जैसे ही फोटोग्राफ्स को अपन बड़ा करते हैं, कम मेगापिक्सल्स की फोटोग्राफ में पिक्सल्स आ जाता है। डॉट पिक्सल सिस्टम होता है DPS पर इंच। हाँ, पर इंच में जैसे अगर 1 लाख पिक्सल्स है या 10 लाख पिक्सल्स है, तो जो 1 लाख पिक्सल्स वाली होगी वो बड़े करेंगे तो फट जाएगी पिक्चर्स, 10 लाख वाली होगी वो नहीं फटेगी। तो मेगापिक्सल्स का वही सिस्टम रहता है। ये शार्पनेस शो करती है पिक्चर की मेगापिक्सल। जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतना ही ज़्यादा कैमरा महंगा होगा और उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्या बात है। तरुण, मुझे मालूम चला कि एक आप और बेहतरीन फोटोग्राफर से मिले, क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? जी हाँ, फोटोग्राफी के और आयामों के बारे में जाना और उनकी कला के बारे में जाना। मैं गया था राजेश माथुर साहब के पास में और उनकी भी फोटोग्राफी देखी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। आइए दिखाते हैं सभी दर्शकों को। अभी मैं हूँ राजेश माथुर जी के फैशन फोटोग्राफी के एक स्टूडियो में, जहाँ पर बहुत सी मॉडल्स सभी की फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती है। साथ ही साथ इनका नाम जहाँ आता है वहाँ इवेंट्स में भी इनकी फ़ोटोग्राफी जानी मानी है। कहीं पर अगर आप ऐड देखते हैं तो ऐड में भी इनका नाम आता है कि ऐड फोटोग्राफी क्या होती है। टेबल टॉप फैशन फोटोग्राफी और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, सब जगह राजेश माथुर का नाम बहुत बड़ा है। जो आज के टाइम में जो फोटोग्राफी हो रही है जी, उसमें फैशन जिसे कहते हैं कि फैशन फोटोग्राफी आजकल काफ़ी लोगों को मतलब क्यूरियोसिटी है। जो यंगस्टर आ रहे हैं वो काफ़ी लोग बाग इसके बारे में जानना चाहते हैं और कि भाई फैशन फोटोग्राफी कैसे हो, और मतलब फोटोग्राफी के जो मायने हैं जिसे कहना चाहिए कि चाहे वो फैशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, चाहे आपका प्रोडक्ट शूट हो। राजेश जी, फैशन फोटोग्राफर बहुत सारे हैं, अलग अलग फोटोग्राफ्स के एंगल्स होते हैं, सब लोग खींचते हैं, लेकिन राजेश माथुर एक फ़ोटोग्राफी खींचे और वो सबसे अलग दिखे, तो क्या ख़ास बात है ऐसी इस आर्ट में? बेसिकली फैशन और एडवर्टाइजिंग ये दोनों चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन में है कि मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, अगर कोई भी चीज़ अगर अपन सेल करने जा रहे हैं, कोई ब्रोशर बन रहा है, कोई आपका एडवर्टाइजिंग फील्ड से कोई रिलेटेड कोई काम है, कोई प्रोडक्ट आप लॉन्चिंग करना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह से कोई आपका एडवर्टाइजिंग मटेरियल अगर आप बनाना चाह रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि भाई कोई खूबसूरत मॉडल जिसको अगर फैशन मतलब फैशन में अगर आप शूट करके एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, जैसे जो बेसिकली आजकल जितने भी जो बढ़िया कैंपेन्स हो रहे हैं या कैलेंडर्स जैसे मान लो बन रहे हैं या कुछ भी बन रहे हैं, तो उस सब में क्या होता है कि भाई जो ग्लैमरस है, लोगों का चार्मिंग है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है उसको देखने के बाद में। और जो एडवर्टाइजिंग फील्ड से जो जुड़े हुए हैं कि भाई जैसे कोई मॉडल को अगर अपन साथ में लेके शूट करते हैं और किसी भी प्रोडक्ट में अगर करते हैं तो वो मतलब प्रोडक्ट की जो उसमें मतलब फैशन फोटोग्राफी अगर अच्छी होती है तो उसमें वो 4 चांद लगा देती है। तो जो पर्टिकुलर चीज़ दिखाने की है वही फोकस है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब डिफोकस है, तो अल्टीमेट है। और यही बात है जो इनकी खासियत है राजेश माथुर जी की, जो अलग करती है कि इनका जो मोटिव है वो क्लियर है, इनको टारगेट पता होता है, मुझे यही चीज़ चाहिए, और वो फैशन फोटोग्राफी में बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं राजेश माथुर जी की गैलरी से कुछ फोटोग्राफ्स जो कि ख़ास इनके द्वारा खींची गई हैं।
ISO और स्पीड, ये दोनों क्या एक साथ चलते हैं या अलग अलग? नहीं, दोनों अलग अलग चलते हैं। ISO तो अपना रहता है उसकी लाइट सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे लो लाइट में तो अपन ISO को हायर कर देंगे, जैसे 100 से लेके आजकल 3200 तक ISO सिस्टम्स आ गया है। तो जैसे आपको बहुत ही लो लाइट में है तो आपको ISO को 1200, 1500, 1600 करना पड़ेगा। और स्पीड्स का जो है सिस्टम, स्पीड्स को तो आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर कोई मोशन पिक्चर्स चल रही है, आपको बहुत गतिमान है, तो आपको स्पीड 1000 की, 1200 की उस गति में करनी पड़ेगी। मतलब दौड़ती हुई चीज को। हाँ, और बहुत ही स्टिल लेनी है तो अपन कम स्पीड पे भी उसको ले सकते हैं। अपर्चर अपर्चर भी चेंज होता है। अब जो चौहान साहब ने बताया कि भाई आपको लाइट में स्पीड वाली फ़ोटो है तो नेचुरल आपको जो है ना ब्लड नहीं हो जाए, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि स्लो मूवमेंट वाले को जो है ना और कम स्पीड देते हैं तो वो जो है ना ब्लड होती चली जाती है, और अगर फास्ट मूवमेंट पे पिक्चर बनानी है तो स्पीड ज़्यादा कर देते हैं तो फ्रिज हो करके शार्पनेस आ जाती है। जैसे कालबेलिया डांस होता है और हम लोग जाते हैं खींचते रहते हैं। अब गुलाबो डांस कर रही है, गुलाबो ने डांस किया और हमने क्लिक किया। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि आपका कंपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो मूवमेंट लेती है, एक्शन है उसमें। अब एक्शन को कवर करना है, कंपोजिशन को बनाना है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, करेक्ट टाइमिंग लेना पड़ेगा और आपको जो उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। अब चूंकि आप एक्शन में ही आप अलग अलग इफेक्ट दिखाना चाहते हो तो जैसे स्लो स्पीड कर दो तो वो ब्लड होती हुई चली जाएगी, तो वो एक पेंटिंग का अलग ही अपना टच देगी। नॉर्मली जब कोई कैमरा खरीदना है तो उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख के कैमरा खरीदना चाहिए? अब ये क्या है कि अगर आदमी कोई ये कैमरा खरीदता है तो पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे एज ए प्रोफेशन के ये प्रोफेशन अडॉप्ट करना है या शौकिया करना है। तो ये 5000 से लेकर के शौकिया वाले कैमरे जो है ना 7, 8, 10 हज़ार तक आ जाते हैं। तो उसमें आप अच्छी तस्वीरें भी बना सकते हो, क्योंकि हम हमारे ज़माने में कोडक के बॉक्स कैमरा आया करते थे जी, है ना। उसमें 12 फ़ोटो खींचती थी, 8 खींचती थी, 24 खींचती थी, ब्लैक एंड वाइट थे, तो हम उनसे भी अच्छी तस्वीरें बना लेते थे। नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसा कैमरा चाहते हो, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कैमरा सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। जैसे आप डोमेस्टिक फोटोग्राफी करना चाहते हो तो नॉर्मल कैमरा लेना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ के लिए करना चाहते हो तो आपको पावरफुल जूम वाला लेना चाहिए, मैरिज फंक्शंस के लिए चाहिए तो मैरिज फंक्शंस के लिए फिर जो आपको DSLR कैमरे काम लेने पड़ेंगे। और आजकल तो अंडर वाटर के लिए भी ऐसे वाटरप्रूफ कैमरेज हो गए हैं जो जाके पानी के अंदर कई कंपनियों ने वाटरप्रूफ कैमरे बनाए जो अंडर वाटर में भी चल जाता है। वैसे तो उसका एक अलग से कवर्ड आता है, उस कवर्ड के अंदर उस कैमरे को फिट करके अंडर वाटर फोटोग्राफी की जाती है। कैमरे तो देखिए हर टाइप के आते हैं, आपको कौन सा प्रोफेशनल चाहिए या फिर आपको डोमेस्टिक यूज़ चाहिए वो आपको चूज़ करना है। और कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? आप पूछें सर। जैसे अपन सुबह सुबह के टाइम पे फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम मेरे साथ जो क्रिएट होता है वो ये होता है कि लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और ISO अगर अपन बढ़ाते हैं तो फ़ोटो पिक्सलेट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या करना चाहिए? और ऐसा ही शटर स्पीड के साथ होता है। तो आप कितने बजे जाते हो फोटोग्राफी करने? सर जैसे 5:30, 5 के आसपास। 5:30 बजे तो लाइट बिल्कुल ही नहीं होती है आजकल, है ना। और फिर वही प्रॉब्लम आएगी जो अभी आपके पास है, लाइट कम है, इधर आपके ISO भी कोई ज़्यादा काम नहीं करेगा, और अगर आप फ़ोटो खींचते भी हो तो उसमें शार्पनेस नहीं आएगी, ओरिजिनल डिटेल नहीं आएगी, तो ये लिमिटेशंस आर एवरीवेयर। नहीं, उसमें एक चीज़ और है, जैसे अगर आपको ISO बढ़ाना है तो पिक्सलेट बहुत लो लाइट में कई बार आती है, तो हमारे को एक रो मोड होता है उसके अंदर। रो मोड में एक्चुअली में क्या MB तो वो ज़्यादा घेरता है, स्टोरेज कंडीशन तो वो ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन रो के अंदर वो जो कंपनसेट कर लेता है उस क्वालिटी को। लेकिन तो उसमें भी इतनी क्वालिटी जो है ना, जो परफेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू वेट, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और
उस हिसाब से फिर फ़ोटो खींचनी पड़ती मतलब सनलाइट होना शुरू हो जाए उसके बाद में ही फोटोग्राफी करें, अंधेरे में ना। अच्छा, उसके लिए फिर क्या है कि रात को भी फोटोग्राफी होती है। अब हम लोग जैसे म्यूज़ियम में फ़ोटो खींचते हैं, रात को 10-11 बजे जाते हैं, दीपावली के दिनों में ये अपने सजावट होती है, तो अब आप कहोगे साहब उसमें तो ये आएंगे नहीं आपके, तो हम लोग क्या करते हैं उसको स्टैंड पे कैमरे को लगाते हैं, स्टैंड पे लगा करके और लो लाइट होते हुए भी बहुत अच्छी पिक्चरें बनाते हैं। मेरे पास है एक पिक्चर लाया था मैं, तो उसमें क्या है कि शटर स्पीड डाउन हो जाती है और आपकी जो ISO है चाहे कितना ही कम हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उस पे स्टैंड पे लगा करके विदाउट एनी मूवमेंट आप आराम से फ़ोटो खींच सकते हो और यू विल गेट द पिक्चर। अब ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। आप ये तो थे मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स, अगर रात को आप कोई चाहो कि साहब कोई मशाल लेके दौड़ रहा है और उसकी मैं फ़ोटो खींचूँ स्टैंड पे, तो यू विल नॉट गेट द पिक्चर। यू विल गेट द पिक्चर, आप पिक्चर बनाओगे लेकिन उसमें शार्पनेस आएगी नहीं, पिक्चर ब्लर्ड हो जाएगी, अलग ही स्पेशल इफेक्ट आएगा, वो फिर आप फोटोग्राफी एज ए आर्ट में उसको देख कर क्या बात है। मुझे पता चला है उर्वशी तुम भी कहीं गई थी और फोटोग्राफी के कुछ नायाब जानकारियां जुटा कर लाई थी। बिल्कुल बिल्कुल तरुण, मैं भी एक उम्दा फोटोग्राफर से मिली जिन्होंने वाइल्ड लाइफ पर बहुत काम किया है जी। तो आइए दिखाती हूँ उनसे बातचीत। चलिए देखते हैं। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन फोटोग्राफर सुभाष भार्गव जी से, जिन्होंने 74 से फोटोग्राफी को अपना बहुत सारा समय और मेहनत दी और 100 से भी ज़्यादा पुरस्कार जीते, और अभी हम देख पा रहे हैं कि वो तितलियों के लार्वे की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। ओके सर, बताइए आप हमें, आप लार्वा की क्लिक्स ले रहे हैं और किस तरह से, क्या एंगल्स आप ध्यान में रख रहे हैं इसे लेते हुए? इसका जो ये बटरफ्लाई का लार्वा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड और लचीला होता है, जो विभिन्न रूप और विभिन्न प्रकार के शेप बनाता रहता है जी। इससे फ़ोटोग्राफी करते टाइम इसको शार्प बनाना, फ़ोटो बहुत अच्छी लेना, लाइटिंग कंडीशन और सब चीज़ का ध्यान रखते हुए, पीछे बैकग्राउंड का ध्यान रखते हुए इसको बाहर निकालना होता है। और कभी ये कैमल का रूप ले लेता है, कभी ये एस का बन जाता है, कभी ये गोलाकार होके जीरो का रूप बना देता है। तो कंपोजिशन डिफरेंट बनाता रहता है और हम फोटोग्राफ करते रहते हैं, देखते हैं कि बेस्ट फोटोग्राफ कैसे आए। तो एग्जैक्टली एक फोटोग्राफर को वो जो मोमेंट कैप्चर करना होता है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बड़े पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है। पसीना बहाना पड़ता है और जब तक आपको एक अच्छा शॉट नहीं मिल जाए तब तक आपको प्रयास करते रहना पड़ता है। जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल टर्न होता जा रहा है और पत्तियों को खाने के लिए यू आकार ले लिया अब इसने। तो इस तरह से इन रूपों में हम इनको कैप्चर करते हैं और उसमें से फिर निकालते हैं ताकि बैकग्राउंड अलग हो जाए, सब्जेक्ट शार्प आए और डिस्टरबेंस नहीं हो, जिससे कि पिक्चर एकदम बोलती हुई दिखे जी। कि आपने जो चीज़ खींची है उसका पूरा, जैसे पैर हैं इसके, मुंह है और इसका शरीर की बनावट है, वो संपूर्ण कैमरे में कैद की जा सके। तो उसके लिए कई बार कई ज़्यादा फ़ोटो भी लेने पड़ते हैं, लेकिन फाइनली हमको रिजल्ट अच्छा देखना होता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये ऊपर जा रहे हैं और ये कैप्चरिंग भी इसके अंदर मैं जहाँ बैठा हूँ उसके पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है जी, और ये ब्लैक और रेड है, तो इसको एकदम बाहर निकाल देगा पिक्चर को और एकदम सुंदर तस्वीर आपको देखने को मिलेगी इसकी। और सारे जो इसके पैर हैं और मुंह हैं वो सब कुछ एकदम क्लियर देखने को मिलेगा। ये मेरे पास जो है माइक्रो लेंस है जिससे मैं इसकी फोटोग्राफी कर रहा हूँ। टेक्निकली सर आप ये लेंसेज के बारे में कुछ बताइए। लेंस हर एक फ़ोटोग्राफ के लिए अलग किस्म के लेंस की ज़रूरत होती है। जैसे पोर्ट्रेट अगर आपको बनाना है किसी का तो 85 mm का लेंस का उपयोग किया जाता है। माइक्रो फोटोग्राफी करनी है तो माइक्रो लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वाइड एंगल होता है जिससे कि हम इंटीरियर की फ़ोटोग्राफी करते हैं। अगर आप किसी दूर के सब्जेक्ट को खींचना चाहते हैं तो टेली फोटोग्राफ करने के लिए टेली लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के लेंस समय समय पे यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए ये सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा यूज़ किया जाता है। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि लाइव फोटोग्राफी यहाँ चल रही थी और किस तरह से एक तितली के लार्वा को एक कैप्चर किया गया एक खूबसूरती से। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हमें दिया और हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। धन्यवाद। तो चलिए वापस चलते हैं स्टूडियो और बात करते हैं फोटोग्राफी के बारे में।
अब लेंसेज के बारे में ये है कि SLR कैमरास के अंदर लेंस इंटरचेंजेबल होते हैं, है ना। बाकी फिक्स फोकस कैमरे होते हैं, दो टाइप के कैमरे हैं, फिक्स फोकस कैमरा, फिक्स लेंस कैमरा, तो उसमें कोई लेंस नहीं लगता है। और SLR जो कैमरे होते हैं, सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा, उसमें इंटरचेंजेबल लेंस होते हैं। अब लेंसों की भी अलग अलग वेराइटीज़ है, जैसे वाइड एंगल लेंस, नॉर्मल लेंस, टेली लेंस। अब ये अलग अलग लेंसों को अलग अलग टाइम पे यूज़ किया जाता है और ये आपके सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। क्लोजअप लेंस, अब आप फ्लावर्स फोटोग्राफी करने जा रहे हो, इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों की फोटोग्राफी करने जा रहे हो, तो उसके लिए ये आपके नॉर्मल कैमरा, वाइड एंगल और ये काम नहीं आएंगे। उसमें माइक्रो फोटोग्राफी के लिए माइक्रो, और वो भी माइक्रो में भी फिक्स माइक्रो भी आते हैं और क्लोजअप भी आते हैं और माइक्रो जूम भी आते हैं। तो आप उनको जूम करके और जो भी आपका कंपोजिशन वाइज है उससे आप बहुत अच्छी पिक्चरें बना सकते हो। और फ्लावर्स के लिए तो ये लोकल छोटे मोटे जो क्लोजअप लेंस आते हैं, सस्ते होते हैं, अपने कैमरे के आगे लगाओ और खींचो, तो आप उसकी डिटेल फर्स्ट क्लास आ जाएगी। और कोई सवाल? कलर कैसा पहनना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, जो कि मतलब मॉडलिंग का कलर क्या हो? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि कलर्स तो जो है आप जब डेवलप होगा, जब आप कंट्रास्ट कलर पहनोगे तो कंट्रास्ट आएगा। उसमें कम्बिनेशन आप देख सकते हो, अगर कंट्रास्ट कलर है तो बैकग्राउंड थोड़ा लाइट होना चाहिए, या बैकग्राउंड डार्क है तो आपका वो ड्रेसेज कुछ लाइट होना चाहिए, ताकि क्या कम्बिनेशन में उभार आवे एक तरह से। जस्ट रिवर्स, रिवर्स पहले क्या था कि दो टाइप की फोटोग्राफी हुआ करती थी, एक हाई की और एक लो की। हाई की में क्या है कि बैकग्राउंड ब्लैक होता था और लो की में वाइट होता था जी। अब वो लो की जो फोटोग्राफी होती है उसमें फोरग्राउंड भी वाइट और बैकग्राउंड भी वाइट। क्या बात है। कपड़े भी मॉडल के वाइट होते हैं, बैकग्राउंड भी वाइट होता है, तो ये लो की होती है। और हाई की में क्या है, आप ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक सब्जेक्ट को फोरग्राउंड में रख करके और पिक्चर बनाते हैं, तो हाईलाइट डिटेल्स जो है उसमें आकर के और जो बनती है। अब चूंकि जैसे राजकुमार जी ने बताया कि कंट्रास्ट जब भी आप फोटोग्राफ खींचोगे तो वो उभर करके आएगा। अगर आपने बैकग्राउंड हल्का रखा है और कपड़े रंगीन पहन रखे हैं तो नेचुरल आप आओगे, और आपने कपड़े हल्के पहन रखे हैं और बैकग्राउंड बहुत गॉडी है, हैवी है, और कभी कभी क्या होता है कि आपने ग्रीन ड्रेस पहन रखी है और ग्रीन ड्रेस पहन करके पेड़ के सामने खड़े हो गए तो वो तो मिक्स हो जाएगी। कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप उर्वशी, हमारे दर्शकों ने और सभी ने यहाँ पर कैमरा की ये जो बारीकियाँ हैं फोटोग्राफी को समझा होगा और अब उसको अप्लाई भी करेंगे और निकल जाएंगे अपने अपने कैमरा लेकर। बिल्कुल, इसमें टेक्निकल स्किल के साथ आर्टिस्टिक स्किल्स की भी काफ़ी ज़रूरत होती है जी। तो आई होप कि जब पसंद आया होगा तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमें लिखें और बताएं कि कैसा लगता है आपको जग देखी प्रोग्राम। हमारा पता है जग देखी, दूरदर्शन केंद्र झालाना डूंगरी, जयपुर। आज के जग देखी में इतना ही। अगली बार फिर से किसी कला के साथ हम लोग मुखातिब होंगे। तब तक आपके दोस्त अरुण व्यास और उर्वशी ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।